नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानिश। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने तीसरा समन जारी किया है। उन्हें 3 जनवरी को जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने को कहा गया। इसके पहले 2 मौकों पर सीएम ने ईडी के सामने पेश होने से मना कर दिया था। पहली बार 2 नवंबर और फिर दूसरी बार 21 दिसंबर को उन्हें पेश होना था। सीएम इन सबके पीछे का कारण भी बताते रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह शुक्रवार को दिल्ली से पटना के लिए जा रहे थे। इस दौरान फ्लाइट के दौरान उनकी मुलाकात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी से हुई। तेजस्वी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में बताया कि गिरिराज सिंह से उनकी और उनके पिता की क्या बातचीत हुई। बकौल तेजस्वी, गिरिराज सिंह ने लालू से उनके हाथ का बना मटन खाने की इच्छा जताई। इसके जवाब में लालू ने कहा कि लेकिन आप तो सिर्फ झटका मटन खाते हैं, हम अरेंज करते हैं। उन्होंने कहा है कि अंदर ये बात हुई कि तेजस्वी यादव को कैसे मुख्यमंत्री का पद दिलाया जाए। गिरिराज सिंह कह रहे थे कल। नहीं, बेकार की काल्पनिक बातें हैं उनकी। और गिरिराज जी तो मेरे बगल में बैठे हुए थे सीट में, लालू जी तो दूसरे तरफ बैठे हुए थे। तो ये बेकार की बातें उन्होंने कही है। हालांकि जाते टाइम जब पटना लैंड किए तो लालू जी से बस यही बात हुई कि कैसे हैं, स्वस्थ हैं कि नहीं है। और गिरिराज सिंह जी ने ये कहा कि हमको मटन कब खिलाइएगा। तो हमारे पिता ने बोला आपको तो झटका वाला मटन खिलाएंगे। तो यही बात हुई उनसे। हालांकि हमसे तो बहुत सारी चीजें बातें हुई हैं गिरिराज सिंह जी की। वो तो बेचारे परेशान थे थोड़े, जिस प्रकार से 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, जिस हिसाब से बदलाव हुआ था और काफी मंत्रियों को, केंद्र मंत्रियों को जिस हिसाब से राज्य में भेजा गया था, तो वो तो बेचारे चिंतित थे कि उनको भी दोबारा टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अपने नेतृत्व के बारे में क्या क्या बोल रहे थे, ये तो सार्वजनिक तौर पे ये सब हमको बात करना ठीक नहीं लगता। लेकिन एक बात तो था, उनका ये मानना था कि भाई जितने केंद्र मंत्री हैं उनका नहीं चलता, कुछ 1-2 लोग हैं बस उन्हीं का चलता है और उसी के हिसाब से काम होती है। हालांकि बहुत सारी बातें वो कह रहे थे जिससे वो चिंतित थे और व्याख्या कर रहे थे। हालांकि उनका मीडिया में क्या कहना है नहीं कहना, वो अपना राजनीति अपना वो करते हैं। लेकिन जो सच्चाई थी कि लालू जी से बस इतनी ही बात हुई और जो हमसे जो बातें हुई वो हमने सब कुछ जो है आपको सच बताई। पश्चिम बंगाल की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कांग्रेस और टीएमसी पर निशाना साधा है। विपक्षी गठबंधन पर उन्होंने बयान देते हुए कांग्रेस, ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में ममता बनर्जी की दोस्ती अच्छी है। सोनिया गांधी के बगल में ममता बनर्जी बैठती हैं। दिल्ली में बहुत अच्छा दोस्त सोनिया गांधी का बगल में ममता बनर्जी बैठ रही है। वाराणसी में मोदी जी का बोले है ना, मोदी जी का अगेंस्ट में प्रियंका वाड्रा को खड़ा कीजिए। तो ममता बनर्जी क्यों नहीं खड़ा होती है? हम लोग तो चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री खड़ा हो। सीट शेयरिंग के पहले ममता बनर्जी, आपका अगर हिम्मत हो, प्रियंका गांधी को क्यों आप खड़े कर रहे? आप खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री जी का, आपको प्रधानमंत्री बनना है ना, तो प्रधानमंत्री जी के साथ लड़ेंगे हमारे मुख्यमंत्री। देखते हैं ना कितना हिम्मत है। तो ये जो दिचारिता है ना, ये अधीर बाबू को बोलिए उनका जो प्रदेश कांग्रेस का ऑफिस है ना, उसको ताला लगा दे और कौशबा में टीएमसी का ऑफिस है, उधर जाके बैठ जाए, क्योंकि उन लोग का तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। इंडिया अलायंस का नाम भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रखेंगे। कौन प्रधानमंत्री बनेगा कांग्रेस से, खागड़े जी, वो भी ममता बनर्जी बोलेंगे। सीट 31 तक करना है, ममता बनर्जी बोलेंगे। तो अधीर बाबू, आप सिर्फ चिल्लाएंगे कि हम तृणमूल का दुर्नीति नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो आपका ये नाटक बंगाल के लोगों को अभी तक विश्वास हो रहा था, अब और नहीं होगा। जो बुड़बक बनाए हम लोग को बुड़बक बन गए, अभी और नहीं बनना है। सबको पता चल गया है आप लोग का असलियत क्या है।
लंदन ओलंपिक के ब्रॉन्ज पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने गुरुवार को हुए भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनावों का एक दिन बाद शुक्रवार को स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 महीनों में कुश्ती को काफी नुकसान हुआ है और उम्मीद है कि अब चुनाव हो गए हैं तो पहलवानों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद संजय सिंह की जीत के बाद ओलंपिक ब्रोंज पदक विजेता साक्षी मलिक ने गुरुवार को बड़ी घोषणा कर दी। साक्षी मलिक ने कहा कि वह अब कुश्ती में प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगी। इसके बाद साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की। इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। संकेत नहीं है और उस बात से दुखी होकर हमारी एकमात्र ओलंपिक की पदक विजेता पहलवान ने अपना जो है पहलवानी से अपना संन्यास की घोषणा करी। बड़ा दुखद है। और एक हमारे देश के सबसे बेहतरीन पहलवानों में से जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने अपना पद्मश्री लौटाया, वो भी बहुत ही दुखद है। इस बात पर मैं प्रियंका जी साक्षी मलिक से मिलने आई थी। उनको यही उन्होंने कहा कि इस अन्याय की लड़ाई में वो उनका पूरा साथ देंगे। कांग्रेस क्या उनके साथ आगे कुछ प्लान कर रही, कोई प्रोटेस्ट, कोई सरकार को कोई ज्ञापन? देखिए अभी कोई ऐसा कोई राजनीतिक, ना तो इस आज की जो विजिट था उसका ना तो राजनीतिक कोई मकसद था, ना ही कोई राजनीतिक दृष्टि से की गई। ये एक अन्याय हुआ है हमारी पहलवान बेटियों के साथ। नारी सम्मान के लिए बहुत मैं समझता हूँ कि एक चिंताजनक ये संकेत गया है, संदेश गया है देश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, खेलो इंडिया का जो नारा था, वो धुएं में उड़ गए वो नारे, ये जो दिखाई। तो ऐसे में मैं समझता हूँ सबको स्वाभाविक रूप से दुख पहुँचा है। और ऐसी घड़ी में प्रियंका जी साक्षी मलिक से मिलने, बजरंग पूनिया, बाकी पहलवानों से मिलने वो लोग प्रियंका जी आई थी और उन्होंने एक ही आश्वासन दिया है कि न्याय की इस लड़ाई में आखिर तक उनका पूरा साथ प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी। आगे तो जैसे इलेक्शन का या जो भी बात थी उसी में यही कहा कि जो अपने साथ हुए घोर अन्याय और सरकार द्वारा वादा खिलाफी जो चुनाव के संदर्भ में जो इनको कहा गया था वो नहीं हुआ होगा, तो उसी को से दुखी होकर इन पहलवानों ने, इन बेटियों ने ये कदम उठाया जिससे आहत पूरा देश है। और ऐसे में प्रियंका जी ने आकर उनका हौसला बढ़ाने का अपना कर्तव्य निभाया और प्रियंका जी ने यही कहा कि इस अन्याय से, इस लड़ाई में उनके साथ प्रियंका जी खड़ी हैं, हम खड़े हैं। मैंने भी यही आश्वासन दिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, हम उनके अन्याय की लड़ाई में आखिर तक उनका साथ देंगे। आपके साथ को लेकर जब मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं इस मुद्दे का, पूरी तरीके से इस अन्याय की लड़ाई में मैं अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ पहले दिन से मैं उनका इस अन्याय की लड़ाई में मैंने साथ दिया है और इस अन्याय की लड़ाई में अंत तक मैं साथ दूंगा। सर, बजरंग पुनिया ने आज अपना अवार्ड वापस उठाया है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? तो इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य की बात हो सकती है? ये वही बातें रिपीट हो रही है। मैंने आपको मेन चीज बोल दी, इससे ज्यादा सारी बात मैंने जो सुनी रहेंगी। ये विश्वास प्रियंका जी ने उनका हौसला बढ़ाते हुए विश्वास दिलाया और यही हमारी तरफ से विश्वास हम लोगों ने दिलाया कि हम लोग उनके साथ हैं। अन्याय हुआ है उससे सारा देश आहत है, मगर अन्याय से लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी और उस लड़ाई में हम लोग उनके साथ। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पूंछ में आतंकियों की तलाश के लिए सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शनिवार को तीसरे दिन भी सेना का ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अभी तक आतंकियों की कोई खबर नहीं मिलने पर सैन्य अधिकारियों को संदेह हो गया है कि आतंकी बचकर फरार हो गए हैं। आज भी जमीनी अभियान के साथ ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से राजौरी और पूंछ के घने जंगलों में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल अभियान चला रहे हैं। लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में नए आपराधिक कानूनों पर चिंता जताई है
ओवैसी ने लगाए गए कानूनों पर पुरुषों के अधिकारों को लेकर केंद्र से सवाल किया है। रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता क्या? होता है सर, आप हंस रहे हैं, होता है। आपकी हंसी इस बात का इकरार है कि आप जानते हैं किसका हुआ है। कार्ल मार्क्स ने कहा था सर, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फार्स। याद रखिए, जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा। आप चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता बैठा है, लेके आओ ना उसको। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में बैठा है, लेके आओ ना। कतर में हमारे फौजी बैठे, लेके आओ ना उनको। आप देखिए कि पेटी केसेस में व्हेन द ओकेजन इज पास्ट, इसका मतलब क्या है? व्हेन द ओकेजन होगा क्या सर? अब आप हम चुनाव लड़ते तो जो हमारा जो पार्टी अपोजिंग रहती वो कहती कि इनके 25 लोगों को 50 लोगों को गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लेते मेरे बूथ के एजेंट्स को, और बोल रहे व्हेन, उसमें आप लिख रहे क्या है? व्हेन द ओकेजन इज पास्ट, माने पास हो जाएगा पोलिंग के 5 बजे छोड़ देंगे। अरे आप अपना ही हाथ काट रहे हैं अपने आप। याद रखिए, आज आप मुस्कुरा रहे हैं, कल यहां पर बैठेंगे कोई और कर देगा काम आपके ऊपर। अच्छा रेप सर, रेप क्या? रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता क्या? आपका प्रोविजन नहीं है क्या? स्टॉकिंग नहीं होती है मर्दों की? अच्छा जस्ट होता है सर, आप हंस रहे हैं, होता है। आपकी हंसी इस बात का इकरार है कि आप जानते हैं किसका हुआ है। तो जस्टिस जेएस वर्मा सर, जस्टिस जेएस वर्मा का जेंडर न्यूट्रल बनाइए। अच्छा क्लॉज 69 को, क्लॉज 69 लव जिहाद आ गया। देखिए सर, क्लॉज 6 लव जिहाद आ गया, उसमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव ही नहीं कर पाएंगे आप। अब उसमें क्या बताना पड़ेगा? सप्रेसिंग आइडेंटिटी, यानी अगर कोई महिला मोनू मानेसर चोमू चंडीगढ़ से इश्क करती है, बाद में उसको मालूम होता है कि वो मानेसर का नहीं है, चंडीगढ़ का नहीं है, तो क्या क्लॉज 69 एक्शन में आएगा? आप बताइए कि अच्छा अगर कोई ये कहेगा कि मेरा नाम कुछ नाम है, कई कुछ नाम होता है जो कॉमन नाम होता है मुसलमानों में, दीगर मज़ाहिब में, तो क्या वो सेक्शन अप्लाई होगा? ये क्या आप कर रहे हैं? अच्छा आपने अडल्ट्री को निकाल दिया, आपने होमोसेक्सुअलिटी को निकाल दिया, तो ये कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशन जो 18-20 साल के ऊपर के लोगों में करते हैं, मैं इसका खिलाफ जरूर हूं मजहबी एतबार से, मगर आप क्यों उनकी ऑटोनॉमी को रोकना चाहते हैं? अच्छा सर, सेक्शन क्लॉज 1093 बीएनएस का, आपको इट डज नॉट रिक्वायर नॉलेज और इंटेंशन पार्ट ऑफ पर्सन फैसिलिटी कमीशन ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम। ये मैं 5 मिनट दीजिए सर। बीएनएस का सेडेशन पे देख लीजिए, सेडेशन को आपने दोबारा ला लिया, लफ्ज सेडेशन इस्तेमाल नहीं किया आपने। 3 साल से 7 साल आपने सुप्रीम कोर्ट को अंडरटेकिंग दी थी कि प्रोविजन नहीं लाया जाएगा। तो चेयरमैन सर, यहां पर हिंदी के एक बहुत मशहूर कवि का वो शेर मुझे याद आ रहा है, मैथिली शरण गुप्त का, कि राज्य को यदि हम बना लेंगे भोग तो बनेगा वो प्रजा का रोग, फिर कहूं मैं क्यों ना उठकर हूं आज मेरा धर्म राजद्रोह। कार्ल मार्क्स ने कहा था सर, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फार्स। आप क्लॉज 195 1D देखिए, इट क्रिमिनलाइजेस द मेकिंग ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जेपरडाइजिंग सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। वेग है, यानी जो कोई भी पत्रकार इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म लिखेगा आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे और जेल की सलाखों में उसको डालकर आप सड़ा देंगे। सर मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा कि रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट जो आईपीसी में था 2 साल थे 304, आप उसको बढ़ाकर 5 साल कर दिए 1061 में बीएनएस 1 में। और रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग 304 आईपीसी में था 2 साल की सजा थी, आपने 10 साल कर दिया। ये क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का हिस्सा नहीं है। अच्छा क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर प्रदेश में यूपी गैंगस्टर एक्ट में एक चार्जशीट में गैंगस्टर एक्ट लगता। सर आप बताइए फिर यूएपीए का क्या होगा, पीएमएलए का क्या होगा, महाराष्ट्र मकोका का क्या होगा, गुजरात के कोका का क्या होगा? आप ये सब कानून रख रहे हैं और एक पुलिस वाले को आप ये तमाम कानून की इजाजत देंगे? याद रखिए, जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? दलितों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का। और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कल आज सत्ता में है, कल नहीं रहेंगे, वो बदले की भावना से काम करते हैं। सर मुझे पुलिस ने पीटा सर, 1999 22 दिसंबर को मेरे सर पर 20 टाके लगे, पीठ से लेकर पैर तक मारा गया। आपको मालूम सर क्या हुआ? तेलुगु देशम की सरकार थी, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को जिन्होंने मुझे मारा था उनको आईपीएस कन्फर कर दिया। अरे 56 देखे बैठो तुम,
प्लीज आप अब बैठ जाइए। टेररिज्म नो, का आप बैठ टेररिज्म का देखिए जाइए सर, आप बैठ जाइए प्लीज। यूएपीए का सर मैं खत्म कर, टेररिज्म उनको रोकिए सर। ओके ओके प्लीज सिट डाउन सर जी। टेररिज्म का डेफिनेशन में आप देखिए, यूएपीए का सेक्शन 16 क्लॉज 113 में आ गया, यूएपीए का सेक्शन 15 क्लॉज 131 में आ गया। देख लेंगे उसको, देख लेंगे। यूएपीए का आपत्तिजनक अंश निकाल दिए जाएंगे। यूएपीए का क्लॉज 18 113(4) में आ गया, यूएपीए का क्लॉज 18 113(3) में आ गया, यूएपीए का क्लॉज 20 113(5) में आ गया, यूएपीए का सेक्शन 19 113(6) में आ गया। अरे भाई साहब फिर क्या बचा है? आप यूएपीए से, मकोका से, गुजरात कोका से पीएमएलए सब ला लिए। तो स्पीकर सर, मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं उम्मीद कर रहा था कि मैंने वजीर दाखिला का एक स्टेटमेंट सुना था अमित शाह साहब का कि जब गुजरात के होम मिनिस्टर थे तो उन पर जुल्म किया गया, उनको दबाया गया। मगर हम ये समझ रहे थे कि जिस शख्स पर नाइंसाफी हुई है, जो वो क्लेम कर रहे हैं, तो कम से कम वो दूसरों से नाइंसाफी तो नहीं करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? अरे ऐसे हजारों लोग हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, ना उनके पास दलील है, ना उनके पास वकील है, ना उनके पास आजादी है। तो ये तीन सर मैं आखिर एक लव ये तीनों कवानीन हमारे मुल्क की जमहूरियत के लिए, इन गरीब तबकात के लिए नुकसानदेह साबित होगा। और ये सरकार को मैं चार्ज दे रहा हूं, आप चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता बैठा है, लेके आओ ना उसको। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में बैठा है, लेके आओ ना। कतर में हमारे फौजी बैठे, लेके आओ ना उनको। अरे कहां तुम्हारी देशभक्ति है? अरे निखिल गुप्ता को लाओ, इस कानून में इस्तेमाल करो। मगर वो नहीं बोलेंगे। मैं इस कानून के मुखालिफत में खड़ा हूं जो भारत की जमहूरियत के लिए खतरा बने। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने जा रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को हिजाब पर लगे बैन को हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी पसंद के हिसाब से कपड़े पहनने का अधिकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगे हटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामले लोगों को डरा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में शनिवार को कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या 3000 का आंकड़ा पार कर गई है। साथ ही पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 752 नए केस मिले हैं, जो मई 2023 के बाद एक दिन में मिलने वाले सबसे ज्यादा मामले हैं। साथ ही 24 घंटे में कोरोना से 4 रोगियों की मौत हुई है। इस वेरिएंट की जितनी भी अभी तक समझ है, फैलने की क्षमता रख रहा है, लेकिन माइल्ड डिजीज करता है, खांसी जुकाम ही करता है। सीरियस डिजीज का इसका स्वरूप अभी तक जितना हम जानते हैं बिल्कुल नहीं है। हम अगर टोटल पिक्चर देखें तो सारे ही केसेस में से 91% मतलब 91-92% लोग घरों में ही हैं, अपनी नॉर्मल प्रक्रिया कर रहे हैं, खांसी जुकाम को वहन कर रहे हैं। और वजह से भी आता रहता है, सर्दियों का सीजन है, सर्ज है कह लीजिए, बड़ा है, तो हमें हमारी जो तैयारी अभी तक चली हुई थी और हम उससे हटे नहीं थे, उसको भी अब और ताकत में लाना होगा। सरकार की तरफ से सर्वेलेंस को टाइट कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, सीक्वेंसिंग का काम और सजगता से सटीक तरीके से किया जा रहा है। हमारे लैब्स में वायरस को आइसोलेट करके और उसकी टेस्टिंग जो भी होनी चाहिए वो काम सरकार की तरफ से हो रहा है। क्लियरली कोई पैनिक की बिल्कुल वजह नहीं है, कोई भयभीत होने की वजह नहीं है। हम सब में वैक्सीन लग चुका है, हम अंदर से सशक्त हैं और इस वेरिएंट के आने के ऊपर ऐसी कोई अनहोनी हो ऐसा पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते मैदानों में ठंड बढ़ने लगी है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में शीतल लहर देखने को मिल रही है। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पारा गिरने से ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। रात में शीतलहर भी चलने लगी है। कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी भी कम होने लगी है। शुक्रवार को करीब 5.5 घंटे कोहरा रहा। इस दौरान सुबह के समय दिल्ली मध्यम स्तर के कोहरे से लिपटी रही।
सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।